ये हम लोग का एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की 9th चैप्टर जिसमें नए साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या बताती है प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिश्चंद्र द्वारा काव्य के रूप में की गई है। एक विशेष प्रकार का अभिलेख है जिसे क्या बोला जाता है, प्रशस्ति बोला जाता है। विशेष प्रकार के एक अभिलेख को क्या बोला जाता है, प्रशस्ति कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले था, लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्मी श्री प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व जो है वह बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आज समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या बताते हैं, कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। यहाँ तक कि इसे ईश्वर के बराबर बताया गया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गया, वहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा और समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने का अत्यंत सुंदर दिखता है। यहाँ पे हरे रंग से रंगा है। पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यहाँ मानचित्र प्रशस्तियों जानकारी के आधार बन गया। हरिश्चंद्र 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं तथा उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया। हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उन्हें राज्यों के साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ, यानी दक्षिणापथ के दक्षिण की तरफ जाने वाले रास्तों को दक्षिणापथ कहा। 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ ही राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए। इन सबने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने फिर उससे शासन करने की अनुमति दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ब्रह्म इलाके के शासक इन्हें नीले रंग से रंगाया जाता, अतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, अपने पुत्रियों का विवाह भी किया। अब आते हैं इसमें देखते हैं, जिसमें दे आंतरिक राज्य, बाहरी राज्य और आर्यावर्त। आर्यावर्त जो है कनौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र और नालंदा है। उसके बाद है बाहरी राज्य। बाहरी राज्य को नीले से दिखाया गया है, जैसे वल्लभी को दिखाया गया। और उसके बाद से आंतरिक राज्य। आंतरिक राज्य में जो है वो मथुरा, थानेश्वर ये सबको दिखाया गया। वल्लभी जो है वो गुजरात में है, उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में, भरूच जो है गुजरात में है, सातवाहन वंश मध्य प्रदेश में, एहोल जो है ये आपका दक्षिण भारत का है, अमरावती, पल्लव, कांचीपुरम, चोल, मदुरै और पांड्य ये दक्षिण भारत के राज्य। चोल, मदुरै और पांड्य और चेर, महाबलीपुरम, अरिकामेडु और पुहार ये सब दक्षिण भारत के। नगर, उसके नगर के बारे में पल्लव, मदुरै नगर है, चोल, चेर और पांड्य 3 राज्य थे, 3 जो सम्राट थे। उसके बाद महाबलीपुरम, अरिकामेडु, पुहार, एहोल जो है उस चालुक्य भी है, दक्षिण भारत का है। सातवाहन जो है यह मध्य प्रदेश दक्षिण के राज्य थे। उसके बाद से विक्रम संवत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 58 ईसा पूर्व में शुरू होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। प्रशस्ति के एक अभिलेख है जिसके बारे में लोगों की जानकारी दिया जाता है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताते। उनकी माता कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी। समुद्रगुप्त की माता जो थी कुमारी देवी जो लिच्छवी गण की थी, और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। पिता चंद्रगुप्त जो है पहले, चंद्रगुप्त के पिता बेटा जो थे बिंबिसार, और बिंबिसार के जो थे वो अशोक थे। उन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की थी। उनके परदादा का महाराजा के रूप में अभिलेख था। इसका आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया था। उसके बाद से समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके बाद में शासकों जैसे उनके बेटे समुद्रगुप्त के बेटा जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से जानकारी मिलती है। इसके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है।
उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शासक को पराजित किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में अधिक जानकारियाँ भी मिलती है। हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में जानकारी देखते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ शासकों में उनकी जीवनी से पता चलता है। एक ऐसा राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 14 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि तो बाणभट्ट थे। यानी बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक, यानी हर्षवर्धन के शासन काल के जो कवि थे वो बाणभट्ट थे। चीन यात्री स्वयं तशांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 पढ़ा, काफ़ी समय से हर्ष के दरबार में भी रहते हैं। हर्ष के दरबार में चीनी यात्री भी आए थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ दिखा उसका विवरण भी दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु पर थानेश्वर के राजा बने। हर्ष जो थे वह कहाँ के राजा थे? हर्षवर्धन जो थे वह थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। यानी कि हर्षवर्धन ने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब किस राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रसिद्धियाँ, यानी प्रसिद्धियों के बारे में जिनके अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती है। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राज की राजधानी जो थी वह कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों के से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी जो थी वह ऐहोल थी। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल थी। यह एक व्यापारिक केंद्र भी था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई तरह के मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो शहर से समृद्ध थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य के राजा थे। इसके बारे में उनके राजदरबारी कवि रवि कीर्ति, यानी पुलकेशिन द्वितीय के जो राज दरबारी कवि थे वो रवि कीर्ति, और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। पिछली सदी में मतलब पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। हर्ष का अर्थ यानी आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने राजा पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार से पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाइयों से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चला? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बना था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो है वह गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई ने बदला। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिका अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर सृष्टि यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थ व यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थलों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली थी। कुछ समय के बाद साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इसमें अधिक शक्तिशाली हो जाते थे, जैसे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित, एक नई प्रकार की सेना। एक राजा अभी भी अपने पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते। इन सेनानायकों की कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे।
जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही इस युद्ध में हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति जो थे वह सामंत कहलाते। सामंत लोग कौन थे? इसमें से कुछ लोग हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ भी शासक दुर्लभ होते थे, यह सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों की सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों के कई स्थानीय सभाओं की चर्चा। इनमें से एक था ब्राह्मण सुभ्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करते। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर उर नामक एक सभा होने की बात कही गई। यानी कि जिन इलाकों पांड्य में पल्लवों के शासन काल में भूस्वामी जहाँ ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक एक सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम जो है वो करती रही है। उर जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलते। चलो इसके बारे में देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाएगा, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया था। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। क्या है कि कालिदास की एक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ठीक है, इसमें गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार की बात बताई गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट दी, पर दुर्भाग्य से उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरे इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, दरबार ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और पुलिस अधिकारी बुरी तरह से पेश आए। राजा अंगूठी देखकर खुश हुआ और मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला दरबार मछुआरे के इस इनाम का हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने जो है वो चले गए थे। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंची और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो वे सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार से बचते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा ही सचित्र चित्रण किया गया है कि राजा जब भी जाते थे तो उनसे सत्कार करते थे, वहाँ दही चूर उपहार लाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे, राजा से मिलना चाहते थे, शिकायत का अनुरोध का सामना भी करते थे। उसके बाद से यह सेनाएं उनके पीछे विध्वंस और निशानी छोड़ जाते थे। अक्सर गाँव वाले की झोपड़ियाँ और हाथी से कुचल डालते थे और व्यापारी काफिले में जूते, बैल और हलचल भरे माहौलों से डरकर भाग जाते थे। बाणभट्ट ने लिखा है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त के रूप में डूब जाती है। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है और नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।